राष्ट्र प्रथम और इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं हिमानी। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। योगी सरकार ने दिया मौका, गैर मान्यता बसों के संचालक संबंधित प्रारूप में अपने मदरसे की खुद ही पूरी जानकारी दे सकेंगे। ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने 13 सितंबर को $44 बिलियन डील को मंजूरी दे दी। बिहार के बेगूसराय जिले में हाईवे पर बाइक सवार दो बदमाशों ने लगभग 30 किलोमीटर तक पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग। मंगलवार को भारत चीन से अच्छी खबर आई है। पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले कोकरा हॉट स्प्रिंग्स 15 क्षेत्र से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह से हट गई। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के करीब आते ही इसे लेकर सरगर्मी व मंथन तेज ही गया। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं और विस्तार से और बात करते हैं। पहली खबर आई है अहमदाबाद से। अहमदाबाद में एक इमारत की लिफ्ट गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा बुधवार सुबह मतलब आज सुबह करीब 9:30 बजे हुआ है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर काम चल रहा था और मजदूर लिफ्ट के जरिए सामान ऊपर ले जा रहा था। इस दौरान 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट में कुल 8 मजदूर सवार थे। हादसे वाली इमारत गुजरात यूनिवर्सिटी के पास बन रही है। इसका नाम एम्पायर 2 है। यहाँ जो लिफ्ट गिरी है उसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने के लिए लगाया गया था। लोहे के ढांचे पर लगाई जाने वाली इस तरह की लिफ्ट को एलिवेटर कहा जाता है। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर को नाम संजय भाई, बाबू भाई नायक, जगदीश भाई, अश्विन भाई और घायल मजदूर को अस्पताल पहुंचाया। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालक संबंधित प्रारूप में अपनी मदरसों की खुद ही पूरी जानकारी दे सकेंगे। मदरसों का सर्वे कर रही टीम के बाद इसका भौतिक सत्यापन करेगी। सर्वे के बीच सरकार ने उन्हें यह मौका दिया है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अगर मदरसा संचालक मानक पूरे करेंगे तो उनके लिए मान्यता देना आसान होगा। हालांकि पूरे प्रदेश में टीमों का सर्वे चलता रहेगा और उन्हें निर्धारित समय में ही इसे पूरा करना होगा। दरअसल कई जगह इस सर्वे का विरोध भी हो रहा था। विभिन्न मुस्लिम संगठन इसकी मुखालफत कर रहे थे। इसे देखते हुए संचालक को भी मौका दिया गया है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे फीडिंग समेत 11 बिंदुओं के आधार पर किया जा रहा है। मदरसे इन बिंदुओं से जुड़ी पूरी जानकारी सूचना भरकर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को सौंप सकते हैं। टीमों को 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करना है। डीएम को 25 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट शासन को भेजनी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लखनऊ सोन कुमार ने कहा कि मदरसा संचालक जो सूचना देंगे जिसका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। जमियत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों की सरकारी सर्वे कराए जाने पर कहा कि हमें सर्वे पर कोई शक नहीं है, हमें सरकार की नीयत पर शक है। यदि सरकार की नीयत साफ है तो वह सभी शिक्षण संस्थानों का सर्वे क्यों नहीं कराती। हमारी आपत्ति वर्तमान स्थिति में सांप्रदायिक मानसिकता को लेकर है। हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी धार्मिक संस्थाओं को संविधान में दिए गए अधिकारों के आधार पर चलने दिया जाए, लेकिन सांप्रदायिक लोग उन्हें तबाह करने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर ने शेयर होल्डर्स ने 13 सितंबर को $44 मिलियन डील की मंजूरी दे दी है। ट्विटर के अधिकांश शेयरधारकों ने मार्च के $54 प्रति शेयर के बाय आउट प्रपोजल को पक्ष में वोट किया है। कंपनी ने यह डील अरबपति टाइकून एलन मस्क के साथ की थी। हालांकि मस्क ने स्पैम अकाउंट की गलत जानकारी का हवाला देते हुए इस डील कैंसिल कर दी थी। इसमें ट्विटर इसे लेकर कोर्ट पहुंच गया। 17 अक्टूबर से अमेरिका के डेलावेयर कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है। मस्क ने इस डील को कैंसिल करने के बाद एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने 4 इमेज लगाई थी और एक तरह से डील का मजाक उड़ाया गया था। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर नहीं खरीद सकता। फिर उन्होंने बैंक अकाउंट की जानकारी नहीं दी। अब वो ट्विटर खरीदने के लिए मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं। अब उनको वोट बैंक अकाउंट की जानकारी कोर्ट में देनी होगी।
ट्विटर ने कहा था कि हम यह एक्शन इसलिए ले रहे हैं ताकि मस्क को आगे किसी भी उल्लंघन से रोका जाए और मस्क को इस डील को पूरा करने को कहा जाए। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि मस्क ने मर्जर एग्रीमेंट में कई शर्तों को तोड़ा है। यह भी आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रकरण से ट्विटर के बिजनेस और छवि को नुकसान पहुंचा है। एलन मस्क ने 14 अप्रैल को 43 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था। मस्क ने कहा था कि ट्विटर में निवेश शुरू करने से एक दिन पहले के भाव में प्रीमियर पर डॉलर प्रति शेयर हिसाब से 100% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश कर रहा हूं। यह ऑफर मेरा सबसे अच्छा और आखिरी ऑफर है और यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो मुझे एक शेयरधारक के रूप में अपनी स्थिति पर पुनः विचार करने की जरूरत होगी। मस्क के पास ट्विटर की 9% हिस्सेदारी है। 4 अप्रैल को इसकी जानकारी सामने आई थी। मस्क ने भले ही शुरुआती फाइलिंग में 43 अरब डॉलर का ऑफर दिया था, लेकिन ट्विटर के डील को मंजूरी के बाद ये आंकड़ा 44 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। हालांकि बाद में मस्क ने कहा कि स्पैम अकाउंट की सही जानकारी नहीं होने के कारण वह डील को कैंसिल कर रहे हैं। अब ट्विटर चाहता है कि वो इस डील को पूरा करे, इसके लिए वो कोर्ट भी पहुंच गया है। बिहार के बेगूसराय जिले में हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने लगभग 30 किलोमीटर तक पिस्टल के ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें तेघरा थाना क्षेत्र के अयोध्या चौक के पास गोली लगने से एक शख्स की सड़क पर ही मृत्यु हो गई। वारदात में बछवाड़ा, फुलवरिया, बरौनी और चकिया इलाकों में 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी की घटना से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गलियों की तरतराहट सुनकर लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, जबकि बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते रहे। लोग इन्हें साइको किलर बता रहे हैं। अपराधी फायरिंग करते हुए समस्तीपुर की ओर भाग गए। मृतक की पहचान बरौनी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के रहने वाले चंदन कुमार के तौर पर हुई है। वहीं घायलों में पटना के बाट के रहने वाले विशाल श्रकी, मोकमा रहने वाले रंजित यादव एवं मंसूर चक के रहने वाले नीतीश कुमार, मरांची के रहने वाले मोहन राजा, अलावा प्रशांत कुमार रजक और भरत यादव भी शामिल हैं। वारदात के बाद शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक एम्बुलेंस के सायरन से बेगूसराय शहर गूंजता रहा। जैसे ही गोलीबारी की खबर लोगों के बीच पहुंचे, लोग अपने घर से निकले हुए परिजनों का हाल जानने के लिए इधर उधर फोन घुमाते रहे। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। सभी थानों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जगह जगह वाहन चेकिंग लगाई गई है। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो साइको किलर लग रहे हैं। घटना के बाद राजनीति तेज हो गई है। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सामने आकर जवाब देने की मांग की। उन्होंने दिल्ली में कहा कि बताएं यह कौन सा जनता राज है जहां 4 थाना इलाके से अपराधी बैकऑफ लोगों पर गोलीबार करते हुए जाता है और पुलिस उसे रोक नहीं पाती। उन्होंने मांग की कि सभी घायलों को सरकार मुआवजा दे। मृतकों के परिवारजनों को 1 करोड़ और घायलों के परिवारजनों को 50 लाख का मुआवजा दे, क्योंकि यह सभी गरीब लोग हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं उज्बेकिस्तान में 15 और 16 सितंबर को होने वाले सघाड़ी सहयोग संगठन के सालाना शिखर सम्मेलन के 3 दिन पहले मंगलवार को भारत एवं चीन सेना पर से अच्छी खबर आई है। पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले गुहार हॉट स्प्रिंग पंतराग क्षेत्र से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह से हट गई।
सूत्रों के अनुसार यहाँ अस्थायी निर्माण और बंकर तोड़ दिए गए हैं। इस बात की पुष्टि दोनों देशों के लोकल कमांडरों ने जमीनी स्तर पर जायजा लेने के बाद की। दोनों देशों की सेनाओं ने चरणबद्ध तरीके से इस क्षेत्र से हटने का काम पूरा किया है। दोनों देशों की सेनाएं अब अप्रैल 2020 वाले जगह पर पहुंच गई है। हालांकि सीमा पर करीब 2 साल पहले हुए तनाव के बाद अभी भी दोनों देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा बना हुआ है। सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया 8 सितंबर को कोर कमांडर स्तर के 16वें दौर के दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा के बाद शुरू हुई थी। इस दौरान दोनों देश घोघरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से सेनाओं की वापसी पर सहमत हुए थे। इसके साथ ही डैमचौक और दीपसाग क्षेत्र में गतिरोध को हल करने की कोशिश की जा रही है। मई 2020 में जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ा था, तब से भारतीय चीन ने अपने अपने सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास तैनात किया था। कोर कमांडर स्तर की बैठक में तय हुआ था कि सीमा से पीछे हटने की प्रोसेस 8 सितंबर सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। 12 सितंबर तक पूरी हो जाएगी, लेकिन यह प्रोसेस पूरी तरह से 13 सितंबर को खत्म हुई। यह 6 दिनों की प्रोसेस 5 चरणों में पूरी होनी थी। इसमें चीन को आगे की तैयारियों से रोकना, सेनाओं की वापसी, सीमा पर बने अस्थायी बंकर नष्ट करना, इलाके में किसी भी तरह की अन्य तैनाती को रोकना और जमीनी स्तर पर जायजा लेने के बाद घोषणा करना शामिल था। सरकार के टॉप सोर्स के हवाले से बताया गया कि लोकल आर्मी कमांडर और अफसरों को निर्देश दिए गए थे कि वे हर मूवमेंट को वेरीफाई करें। साथ ही में यह भी कहा गया था कि यह प्रोसेस बेहद शांतिपूर्वक हो, किसी तरह का तनाव न बने। जब 8 सितंबर को दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत जापान 2+2 डायलॉग में शामिल होने टोक्यो गए थे। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कमान संभाली। वे नई दिल्ली से स्थिति पर कम नजर बनाए हुए थे। साथ ही वे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को हर जानकारी दे रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव करीब आते ही इसे लेकर सरगर्मी व मंथन तेज हो गया है। इस बीच पार्टी महासचिव व वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बड़ी बात कही। रमेश ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बजाय सर्वसम्मति की दुहाई दी है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के संगठनात्मक मामलों को लेकर उभरने वाली किसी भी हालात में नेहरू गांधी परिवार की प्रमुखता कायम रहनी चाहिए। कांग्रेस के संचार, प्रचार और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश का यह बयान अहम है, क्योंकि हाल ही में शशि थरूर ने समेत कुछ नेताओं द्वारा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिश्र को पत्र लिखकर संभावित प्रत्याशियों को मतदाता सूचियां मुहैया कराने की मांग की थी। जयराम रमेश ने कहा कि भले ही 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के चुनाव में किसी और को पार्टी का प्रमुख चुन लिया जाए, लेकिन मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी एक ऐसे व्यक्ति बने रहेंगे जिनकी हर कोई देखता है। रमेश ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सबसे पुरानी पार्टी के वैचारिक धुनी बने रहेंगे। कांग्रेस से अलग होने के बाद वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अगले कुछ दिनों में नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। पार्टी के ऐलान के वह पहले लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। अब उन्होंने एक सकारात्मक कहा है कि वह राहुल गांधी की तरह किसी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करते। उन्होंने ये कहा कि वह व्यक्ति की नहीं बल्कि नीतियों की आलोचना करते हैं। इसके बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि मौसम बदल गया है। गुलाम नबी आजाद ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि वह राहुल गांधी की तरह किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं करते। उन्होंने कहा, जब संसद में 7 साल तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे तो पीएम मोदी की नीतियों की जमकर आलोचना की, लेकिन अब उनका नाम भाजपा से जुड़ा जा रहा है। आजाद ने कहा, राहुल गांधी ने G23 बनाने के बाद उन्हें बीजेपी से जोड़ना शुरू कर दिया था। जब हमने पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग करते हुए पत्र लिखा तो वे भड़क गए और झूठ फैलाया कि यह पत्र पीएम मोदी के इशारे पर लिखा गया था। यह झूठ कांग्रेस कार्य समिति और नेता से शुरू हुआ। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब अब कहा कि पत्र पीएम मोदी ने कहने पर लिखा गया तो मैंने कहा पीएम मोदी पागल नहीं है कि वह हमसे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कहेंगे। गुलाम नबी को कोई हुक्म नहीं दे सकता, मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है और एक भी प्राथमिकी नहीं है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मैं किसी को क्यों डरूं।
में संसद में 7 साल तक पीएम मोदी के पास बैठा रहा और उनकी नीतियों की तीखी आलोचना की। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैं व्यक्तिगत हमले से नहीं डरता, मैं नीतियों पर हमला करता हूँ, व्यक्तियों पर नहीं, क्योंकि अल्लाह व्यक्ति बनाता है। यूपी में अपराधियों को घर पर चलाने वाला बुलडोजर मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस के काम कर रहा है। मामला मध्य प्रदेश का है, कितने जिले का है। बरनी थाना क्षेत्र में खितौली रोड पर सोमवार को 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद उन्होंने घायल को ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया था, लेकिन आधे घंटे के बाद भी नहीं आई। ऐसे में घायल की बिगड़ती हुई हालत को देखकर खुद ही जेसीबी से अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में मौजूद लोगों ने ऑटो वालों से भी मदद मांगी थी, लेकिन कोई नहीं रुका। इसके बाद एक दुकानदार अपने जेसीबी को लेने ओवरटेक में ही उठाकर घायल युवक को अस्पताल ले गया। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। हादसे में गरतलाई गांव के महेश बर्मन को गंभीर चोट आई थी। वह दर्द का कहरा कर रहा था, लेकिन सड़क से गुजरने वाले किसी वाहन चालक ने उसकी मदद नहीं की। जहां हादसा हुआ वहां पास ही में पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की ऑटोमोबाइल की दुकान है। उनके पास जेसीबी है। उन्होंने अपने दोस्त रकीफ की मदद से घायल को जेसीबी के सामने वाले हिस्से में लिटाकर उसे बरक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेकर पहुंचे। हादसे में महेश के पैर पर फ्रैक्चर निकला। यहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महेश मोटर बाइडिंग का काम करता है। पंजाब के जालंधर में ट्राला पलटने पर 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे का वीडियो सामने आया है। यह कब हुआ अभी पता नहीं, लेकिन घटना जालंधर के माहिलपुर चौक की है। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। वीडियो में दिख रहा है कि हाईवे पर आ रहा ट्राला अचानक एक मोड़ के पास टर्न लेता है। बजरी भरी होने के कारण संतुलन खोता है और पलट जाता है। सामने की तरफ से आ रही कार को चपेट में ले जाती है। हादसे में एक कार में सवार माता पिता और उनके बेटे की दबने की मौत हो गई। दूसरी कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन इसमें सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। सारी घटना हाईवे पर लगे कैमरे में कैद हो गई है। ट्राला का ड्राइवर मेजर सिंह हादसे के बाद फरार हो गया। हादसे वाली पति पत्नी बटाला से अपने बेटे के साथ गढ़शंकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। बहराम पुलिस ने ट्राला ड्राइवर मेजर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाकर कार में दबे 3 लोगों के शव को बाहर निकाला। जेसीबी से ट्राला को खींचकर बंद पड़े हाईवे को खुलवाया। बहरहाल पुलिस मौके से फरार हुए ड्राइवर को ढूंढने के लिए छापेमारी कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मंगलवार को भारी बारिश हुई। इसमें राजमार्ग और आवासीय कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने की यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं सड़कों पर फंसे लोगों की जान पर बन आई है। इससे जुड़े कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग सड़क पर पानी में फंसी कार को धक्का देते नजर आए हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हुई है। नर्मदा नदी पर बने बांध के गेट को खोलने पड़े हैं। राजस्थान में भी भारी बारिश के कारण 10 जिले में तापमान 5 डिग्री तक कम हो गया। वहीं बारिश के बाद बंगाल और महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन दोनों राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में 14 और 15 सितंबर को भारी बारिश के आसार है। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बिहार के 26 जिलों में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन जोरदार बारिश होने वाली है। तभी भोपाल में सोमवार शाम से शुरू हुई इस बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा था। इंदौर में रात 9 बजे से 11 बजे तक जोरदार बारिश हुई। छिंदवाड़ा भी सोमवार सुबह से भीग रहा है। तभी मौसम विभाग ने सिस्टम के एक्टिव रहने के भोपाल, सागर, जबलपुर और नर्मदापुरम संगम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुष्कर जी, सभी जूता उछाल कांड के बाद खेल मंत्री अशोक चांदना पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर खुलकर हमले कर रहे हैं। पहली बार सचिन पायलट पर गहलोत सरकार का कोई मंत्री इस अंदाज में निशान साध रहा। राजनीतिक जानकार इसके पीछे सियासी कारण बता रहे हैं। साथ ही अब यह लड़ाई और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। इससे अशोक गहलोत खेमे की तरफ से लड़ी जाने वाली लड़ाई से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। पायलट को लेकर चांदना की तल्खी की सियासी कई वजह को हो सकती है। वे दोनों गुर्जर समाज से आते हैं। पायलट परिवार का राजस्थान और पड़ोसी राज्यों गुर्जर समाज में बड़ा प्रभाव है। इसका फायदा सीधे तौर पर सचिन पायलट को मिला। पायलट के मुकाबले चांदना गुर्जर समाज में प्रभाव के मामले में अभी जूनियर माने जाते हैं। यह तो कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहने से लेकर आंदोलन करने के कारण प्रदेश भर में चांदना की पहचान जरूर है, लेकिन पायलट की सियासी लकीर बढ़िया बताते हैं कि अब पायलट विरोधी खेमा चांदना की लकीर को बड़ा करने के प्रयास में है। इसलिए गहलोत और पायलट के खेमों में लड़ाई के बीच चांदना की एंट्री हुई है। जूता उछाल घटना के बाद कांग्रेस में पायलट विरोध खड़ा लगातार आक्रामक है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चांदना को अब पायलट विरोधी खेमा गुर्जर समाज में बड़ा नेता बनाने की मुहिम पर काम कर रहा है। पायलट विरोधी घड़े की रणनीति जुझारू चेहरे के तौर पर अशोक चांदना और गुर्जर समाज में बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की है। गुर्जर समाज में पायलट के बराबर नेता तैयार करने की रणनीति पर काम चल रहा है। पायलट फैक्टर को बैलेंस करने के लिए गहलोत सरकार में गुर्जर समाज से अशोक चांदना के बाद शकुंतला रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के सीएम बनने के परसेप्शन से गुजरे वोटों का कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिला था। राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि गुर्जर समाज के एक तरफा वोट कांग्रेस को मिले थे। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी एक भी गुर्जर विधायक नहीं जीता और कांग्रेस के गुर्जर समाज से 8 विधायक बने। गुर्जर पहले बीजेपी की तरफ से रुझान रखते थे, लेकिन पायलट फैक्टर में नैरेटिव बदला। गुर्जर समाज में वोटर्स पर सामाजिक तौर पर पकड़ बनाने के मकसद से अब लकीर बड़ी करने की लड़ाई शुरू हो गई है। जो लोग इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर इस प्रकार की हुड़दंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जिस मंच पर सरकार के मंत्री बैठे हों, जिस मंच पर समाज के इतने बड़े नेता, इतने प्रतिष्ठित लोग, समाज के जो शहीदों के परिवार के लोग हैं वो बैठे हों और उस पर कोई आम आदमी अगर जूता फेंक दे, इतनी किसी की हिम्मत है नहीं। किसी ने किया है तो प्री प्लान तरीके से उसको प्लान करके उसके ऊपर एक्शन हुआ है। हालांकि मैं समझता हूं कि राजनीतिक लोगों को कई प्रकार की घटनाओं से अपने जीवन में गुजरना पड़ता है। देश में हमने अनेकों उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्रियों के ऊपर भी लोग जूता फेंकते, तो ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन ये प्लान्ड घटना है। इस बात का दुख है। भविष्य में इसके कई तथ्य उजागर होंगे और जब उजागर होंगे तो उन तथ्यों के साथ में निश्चित रूप से सचिन पायलट को आपने डायरेक्ट ट्वीट पे लिया है जी, उनके नाम से इस बात को बिल्कुल किया। क्या उन्होंने पिटवाया, क्या माने? जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से हुड़दंग कर रहे थे और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है।
उसके अलावा जो उनमें काफी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक भाषा नहीं है। इस प्रकार से अगर इस स्तर पर राजनीति आ जाएगी, नेता एक दूसरे को इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व कर देंगे, तो ये ज्यादा कुछ नहीं, जनता के मुद्दों से भटकने वाला काम होगा। और मुझे लगता है कि नेताओं को जनता के मुद्दों से कभी नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार की हरकत कभी भी होनी नहीं चाहिए। कादा कीचड़ की बात आज आपने अपने संबोधन में हिंडोली में कही जी। बाहरी लोग, किसको बाहरी लोग माने और किसको कहें? जिन्होंने जूता फेंका, ये कादा कीचड़ जैसी हरकत है। आप बताइए, आप अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो कोई करता है? इस राजस्थान में 8 करोड़ जनसंख्या है, एक भी व्यक्ति अगर इसको इंडोर्स करता है कि किसी युग पुरुष जिसने इतनी बड़ी 12 साल की लड़ाई के बाद में एक जाति को नहीं 5 जातियों को आरक्षण दिलाने का काम किया, उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था, उस अंतिम संस्कार को ऐसे जूता चप्पल फेंक कर कलंकित जिन परिवार के लोग जो शहीद हुए उस मिशन के अंदर, उनके लोगों को जाकर वो जूते चप्पल लगे हैं। तो ये कादा कीचड़ की मानसिकता है। अब इस अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के औषधवार का शारदा एवं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए आवाज उठाई गई है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के धर्म प्रचार के कार्यों आंदोलन पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने केंद्र सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई बड़े आंदोलन के जरिए समाज को ताकत दी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना समूचा जीवन लगा दिया। वह आखिरी शासक सनातन धर्म के कारण संरक्षण संवर्धन के लिए संघर्ष करते रहे, चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन या फिर शिरडी साई मंदिर में और इस्कॉन मंदिर में विवाद। वह हमेशा सनातनी हिंदू समाज के विकास और रक्षा के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिलाया और अविरल निर्मल धारा के लिए देशव्यापी आंदोलन भी चलाया था। देश में हिंदू सनातन को बढ़ाने के लिए उन्होंने सैकड़ों आंदोलनों किए और की भी यात्रा की। ऐसे महान संत को भारत रत्न से विभूषित किया जाना चाहिए, इससे संत समाज का गौरव बढ़ेगा। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री और पंच दशनाम अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी ने भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज को भारत रत्न से विभूषित करने के लिए आवाज उठाई। कहा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज परंपरा को बढ़ाने के लिए अनेक बड़े धार्मिक आयोजन और कार्यशालाएं आयोजित की थी। राष्ट्र निर्माण के अनेक कार्यों में उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर मंगलवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार पर अपने मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में याचिका दर्ज की। कोर्ट ने इसका फैसला सुरक्षित रखते हुए 17 सितंबर को एक फिर से सुनवाई की तारीख तय की है। सिंह के वकील ML शर्मा ने कहा कि सरकार ने 1947 में बिना हमारी इजाजत के पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली थी। सिंह का यह भी दावा है कि न केवल कुतुब मीनार का बल्कि आगरा से मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर और गुरुग्राम तक यमुना और गंगा नदी के कुछ इलाके भी उनके हैं। शर्मा ने कोर्ट में दलील दी है कि इलाहाबाद कोर्ट में 1960 में याचिका दाखिल की गई थी, जो कि अब तक लंबित है। इस बीच एक और पक्ष कुतुब मीनार पर दावेदार कर रहा है कि उनका कहना है कि ऐतिहासिक इमारत जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई है। हालांकि कोर्ट ने जवाब में कहा है कि इस याचिका पर तब तक सुनवाई नहीं हो सकती जब तक जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामले सुलझ नहीं जाते। पुरातत्व विभाग ने कुतुब मीनार से छेड़छाड़ करने का विरोध किया है।
ट्विटर इंक के शेयर धारकों ने मंगलवार को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर के डील को मंजूरी दे दी है। बीते कुछ दिनों में मस्क इस डील को रद्द करने की कोशिश में लगे थे। इसके पहले मंगलवार को ट्विटर ने कहा था कि काउंटिंग से पता चलता है कि शेयर धारकों ने 44 मिलियन डॉलर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए एलन मस्क की बोली का समर्थन किया। भले ही वह अनुबंध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शेयर धारकों की एक बैठक के दौरान ही टैली आई जो कुछ मिनट तक चली, जिसमें अधिकांश वोट ऑनलाइन डाले गए थे। ट्विटर ने मस्क पर सौदा पूरा करने के लिए मुकदमा किया और इसकी सुनवाई अक्टूबर के लिए निर्धारित है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क ने 2 दिन पहले रविवार को कहा था कि ट्विटर की ओर से विशल ब्लोअर को किया गया पेमेंट इस डील से पीछे हटने की एक बड़ी वजह है। इस डील को तोड़ने का ऐलान करते हुए कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि कंपनी की ओर से स्पैम अकाउंट या फिर फेक अकाउंट की सही संख्या बताई गई, जिसके कारण वे डील को आगे बढ़ा नहीं सकते। मस्क के डील से पीछे हटने के बाद ट्विटर मैनेजमेंट ने उनके खिलाफ डेलावेयर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हम अपनी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।